नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी नमस्कार। पटना बेस्ड हैं और राजनैतिक विषयों पर बेहद गहन जानकारी रखते हैं। न सिर्फ ऐसा कि विमर्श के माहौल में, बल्कि जमीन पर भी क्या पक रहा है, उसके बारे में भी आनंद जी की बहुत अच्छी पकड़ है। आनंद जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, नमस्कार। जी, दर्शकों, राहुल गांधी कांग्रेस को बदल देने वाले हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को लेके उस मोड में आ गए हैं। आप सबको एक विज्ञापन याद आ गया होगा कि सारे घर के बदल डालूंगा। हालांकि राहुल के लिए ये भी एक बड़ा सवाल है कि घर बचा कितना है, घर में कमरे बचे कितने हैं, यानी कुल मिला के कांग्रेस की राजनीतिक जमीन कितनी बची है। हालांकि 99 नंबर पाके, यानी लोकसभा में 99 सीटें पाके राहुल गांधी को ऐसा लग गया था, उनकी पार्टी, उनके इकोसिस्टम को भी ऐसा लग गया था कि प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही बन गए। बहरहाल, उस हैंगओवर से कांग्रेस निकलते हुए आ रही है बाहर, और उसने बहुत सारे राज्यों में और संगठन के स्तर पर बदलाव किए हैं। बात बिहार की बात बिहार की इसलिए जरूरी हो जाती है कि अगर अब देश में कहीं भी कोई पूर्णकालिक राज्य का चुनाव, यानी विधानसभा का चुनाव अगर ड्यू है, तो वो नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यानी नवंबर तक वहां पर चुनाव और दूसरी सरकार को आ जाना है। यानी अगला चुनावी मैदान जो है वो सज रहा है बिहार में। और बिहार, जिसको न जाने क्या क्या कहा जाता है, न जाने पॉलिटिकली कितना मेच्योर अनमेच्योर कहा जाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इंडी अलायंस लगातार जिस तरीके से हरियाणा के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी अपनी गाड़ी अलग लेके चलने पर आतुर है। और संगठन में बदलाव करने के क्रम में कृष्णा वलू, मैं अगर गलत अल्लाह नहीं हूं तो अल्लाह कृष्णा अल्लावरू अल्लाह को उन्होंने, कांग्रेस ने वो बिहार का विधानसभा यानी बिहार राज्य का प्रभारी बनाया है। आते हैं कर्नाटका से, संगठन के खास माने जाते हैं, उसके जानकार माने जाते हैं, और उस सबसे जो सबसे बड़ी क्वालिटी कांग्रेस के लिए मैटर करती है वो ये है कि राहुल गांधी के बेहद नजदीकी हैं। लेकिन आते ही जो माहौल इन्होंने बनाया है वो तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही ज्यादा दुख देने वाला है। लालू यादव को सुनकर ये खबर कैसी लग रही होगी, ये तो लालू ही बता पाएंगे। आनंद जी, जो जी। बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं, युवा हैं, उन्होंने आते ही माहौल ये बनाया कि साहब देखिए, कांग्रेस किसी की अब जो है पिछलग्गू नहीं रहेगी। और जो राहुल का एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, उसको क्या अब ये तय माना जाए कि आगे आने वाला विधानसभा चुनाव बिहार का, ये दोनों पार्टियां अलग लड़ने जा रही हैं, कोई इंडी अलायंस नहीं, कोई गठबंधन नहीं। देखिए, इंडी अलायंस की जहां तक बात है, वो तो कोई कुछ भी बचा नहीं। आप देख चुके हैं कि यूपी में सपा जो है वो किनारा कर ही चुकी है। जो आपके कश्मीर की तरफ अब्दुल्ला वगैरह की पार्टी होती है, वो लोग सफाई कर चुके हैं कि भैया नहीं, हमें नहीं चाहिए। उससे थोड़ा नीचे आइए, हिमाचल में आप देख चुके हैं कि अकेले लड़ करके और जीतने वीतने का वो प्रयास अपना कर चुकी है। सारा कुछ जो कुछ भी होता है वहां हो चुका है। दिल्ली में सबसे मजेदार रहा कि दिल्ली में इंडी अलायंस का जो एक दल होता था, घटक दल, केजरीवाल की जो पार्टी हुआ करती थी एक, अब तो चलिए खत्म हो चली है केजरीवाल की पार्टी, लेकिन उसके साथ चुनाव लड़ने के बदले उसके खिलाफ चुनाव में उतरे और हर एक कैंडिडेट कांग्रेस का हार गया, एक भी नहीं जीता, मतलब सीधे सीधे शून्य। और उसके बावजूद कांग्रेसी जो है वो नाचते नजर आए। तो मतलब अपना घर जला करके और उसको तमाशा बना देना, ये जो है कांग्रेस से बेहतर आपको कोई और नहीं सिखा सकता। यही चीज जो है ये बिहार में करने जा रहे हैं। बिहार में भी इनको पता नहीं क्यों लगने लगा है, मतलब शायद हिमाचल का चुनाव देखा इन्होंने, फिर महाराष्ट्र में देखा, फिर हरियाणा में देख लिया, और इसके बाद इन्हें लगने लगा है कि अगर हम लोग अकेले चुनाव लड़े तो भी हम उसी स्थिति में हैं, और किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भी हम लोग उसी स्थिति में हैं। वो 2 4 5 सीटें जो मिलती है हर बार वही मिलने वाली हैं, तो अकेले ही क्यों ना लड़ करके देख लें। तो इस बार यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि बिहार में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस अकेले उतरने जा रही है और अकेले लड़ने जा रही है, राजद वगैरह की बी टीम की तरह जो वो उतरती थी। तो इस पर वो कृष्णा अल्लावरू जो है वो साफ साफ कह चुके हैं कि भैया अब हम बी टीम की तरह नहीं उतरने वाले, अब हम ए टीम की तरह खेलेंगे, अब हम सामने से खेलेंगे, फ्रंट फुट पर खेलेंगे। पीछे रह करके जो ये सेकंड रो में खड़े होकर के जो लड़ाई लड़ी जाती थी वो हम लोग नहीं लड़ेंगे। और कृष्णा अल्लावरू चूंकि बार बार दौरे कर रहे हैं
मतलब पिछले 15-20 दिनों में 2 दौरे उनके बिहार के हो चुके हैं। तो लगातार वो बिहार आ रहे हैं और नेताओं को भी उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि मुझसे मिलना है तो ग्राउंड पे मुलाकात होगी। मतलब यहाँ-वहाँ जो जाते रहते हैं हर ब्लॉक में या छोटी-छोटी जगहों पर जाकर के कार्यकर्ताओं से मीटिंग करते रहते हैं, उसी मीटिंग के दौरान अगर मुझसे मिलना है तो आकर के मिल लो। अगर तुम सोचोगे कि हम यहाँ पर सदाकत आश्रम, मतलब पटना में एक सदाकत आश्रम होता है, जहाँ रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पूर्व राष्ट्रपति जो थे, हमारे पहले राष्ट्रपति, वो रिटायरमेंट के बाद वहां पे रहते थे। कांग्रेस का दफ्तर होता है बहुत लंबे समय से, तो ये जो सदाकत आश्रम होता था उसके चक्कर लगाते पाए जाते थे नेताजी लोग पहले, कि अगर कांग्रेस में दिल्ली से कोई आया है तो वो सदाकत आश्रम में ही बैठा होगा, और सब लोग सदाकत आश्रम पहुंचने लगते थे। तो इस बार उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि भैया सदाकत आश्रम का चक्कर लगाने से काम आपका होगा नहीं, क्योंकि मैं भी सदाकत आश्रम में नहीं बैठा हूं, और आप सदाकत आश्रम आएंगे तो वहां आपको कोई मिलेगा नहीं। फील्ड में मिलना है मिल लीजिए। तो ये साफ-साफ उन्होंने दिखा दिया है कि भैया हम घूम-घूम करके, और पुराना जो कार्यकर्ताओं का बेस होता था कांग्रेस का, उसे मैं फिर से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुराने जो लोग होते थे, जिनकी जान पहचान होती थी मोहल्ले में, टोले में, गाँव में, पंचायत में, उन लोगों को मैं फिर से जगा रहा हूँ और उन लोगों को फिर से कांग्रेस के साथ लेकर के आ रहा हूँ। तो ये चीज उन्होंने बहुत साफ कर दिया। कांग्रेसी नेताओं के लिए भी ये परेशानी की बात है, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं को अब घर से निकलना पड़ेगा, और आरजेडी और दूसरी पार्टियों के लिए भी मुश्किल बात है, क्योंकि अभी तक क्या था ना कि कांग्रेस काफी हद तक कार्यकर्ताओं के लिए या तो कम्युनिस्ट पार्टी के केडर पर डिपेंडेंट रही थी या आरजेडी के। अब वो कहा जा रहा है कि भैया आप अपना कैडर बनाइए, आपका अपना कार्यकर्ता होना चाहिए, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता होना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि चुनाव के टाइम में आपने 4 कम्युनिस्ट उधार ले लिए, 4 आरजेडी वाले उधार ले लिए, और उनसे आपके चुनाव प्रचार का काम चल रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है अभी बिल्कुल ठीक बात है। ये तो समझ में आया कि ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन कल जो है वो एक बैठक हुई जिसमें जो है ये बैठक आलोक मेहता पूर्व मंत्री हैं, उनके घर पर बैठक हुई, और इसमें आरजेडी, कांग्रेस और तीनों लेफ्ट पार्टी सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले ये शामिल रहे। सारा झगड़ा इस बात का है कि कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि हम तो भैया अलग जाएंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी को इस बात की चिंता है कि मैं मुख्यमंत्री फेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, सीएम फेस होऊंगा नहीं होगा कल, जबकि यही अभी खटाई में है कि गठबंधन होना है कि नहीं होना है, साथ में लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्योंकि कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि नहीं लड़ेंगे हम तुम्हारे साथ, अकेले लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। फिर कल ये किस बैठक में कौन से सीएम फेस की घोषणा कर दी गई, ये अलग अलग कहानी क्या चल रहा है, एक तरफ राम कहानी, दूसरी तरफ श्याम कहानी। देखिए, यहाँ पे आप इसको गैंग वॉर की तरह समझिए। गैंग वॉर के दौर में जैसे होता है कि करीब करीब वैसी स्थिति हो गई है कि भाई 2 गैंग थे या 4 गैंग थे एक शहर में, चारों ने अपना अपना इलाका बांट रखा था कि मैं इतने इलाके में धंधा करूंगा, तुम इतने इलाके में धंधा अपना करो। अब क्या हुआ कि एक पार्टी जो है उसमें से, उन 4 गैंग्स में से एक गैंग जो है वो दूसरे गैंग के जो मेंबर थे, गिरोह के जो मतलब छोटे मोटे छुटभइये थे, गुंडे गुर्गे थे, सामान वामान इधर उधर पहुंचाने का काम करते थे, उनको वो कब्जा करना शुरू कर रही है। तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आपको और पार्टियों के साथ क्या हुआ है और बिहार की राजनीति में फिलहाल चल क्या रहा है उसको भी एक बार याद करना होगा। थोड़ा समय पहले आप देखेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि बार बार आरजेडी जो थी वो चिट्ठियां जारी कर रही थी, बार बार लेटर जारी कर रही थी कि हमारे कुछ कार्यकर्ता जो प्रशांत किशोर के साथ जाने लगे हैं वो ये हरकत बंद कर दें। अब हो क्या रहा है बिहार में कि भाई राजनीतिक कार्यकर्ता तो उतने ही हैं, जो पॉलिटिकली एक्टिव जो लोग हैं मोहल्ले के, गांव के, पंचायत के या शहर के, वार्ड के, वो पॉलिटिकली एक्टिव लोगों की गिनती कोई अचानक से बढ़ जाएगी या अचानक से घट जाएगी ऐसा तो होता नहीं है। जो आदमी पहले पॉलिटिकली एक्टिव था वही अभी भी पॉलिटिकली एक्टिव है। तो अब पहले जब वो पॉलिटिकली एक्टिव था तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था, वो आरजेडी का सदस्य था। प्रशांत किशोर ने क्या किया कि सीधे सीधे पोचिंग शुरू कर दी, आरजेडी के सारे जो कार्यकर्ता थे उनको उठा करके अपनी पार्टी में जगह देनी शुरू कर दी और कहा कि भैया यहाँ पर जो तुम काम कर रहे हो वही राजनीतिक काम कर रहे हो, वही राजनीतिक जागरूकता ला रहे हो, वही वोट देने के लिए लोगों को जा जा करके कह रहे हो और तुमको पैसा वैसा तो इसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा। मलाई अकेले नेताजी चाट रहे हैं और तुमको सिर्फ दरी बिछाने के लिए छोड़ रखा है, पोस्टर चिपकाने के लिए छोड़ रखा है। तो तुम हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हें हम एक कुछ फिक्स्ड अमाउंट
हर महीने का 5,000 हो, 10,000 हो, कुछ अमाउंट भी तुम्हें मिलता रहेगा, तुम्हारा गुजारा, तुम्हारे पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा जो है मोटरसाइकिल का, वो भी निकलता रहेगा, हमारे साथ आ जाओ। तो आरजेडी वाला जो कार्यकर्ता था वो भागना शुरू हो जाता है। यही सेम चीज जब आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट के साथ वो करने की कोशिश करते हैं, तो कम्युनिस्ट वाला क्या होता है, कम्युनिस्ट वाला जो होता है वो विचारधारा पे बहुत ज्यादा अड़ा हुआ है। वो कहता है कि नहीं नहीं, हमारी विचारधारा तो ये है भाई, हमारी सोच ऐसी है, इस सोच के साथ आपकी सोच मैच करती है क्या? तो यहाँ कांग्रेस काम आ जाती है। कांग्रेस की सोच करीब करीब वही होती है जो कम्युनिस्टों की होती है। देश तोड़ने में जितना इंटरेस्ट कम्युनिस्टों का होता है, देश को तोड़ने में, जातियों के नाम पे लोगों को अलग अलग बांटने में, गरीबी अमीरी के नाम पर बांटने में, महिला और पुरुष के नाम पर बांटने में, शहरी और ग्रामीण के नाम पर बांटने में, तो बंटवारा करने में जितना इंटरेस्ट कम्युनिस्टों का होता है दो पक्ष बनाने में, उतना ही इंटरेस्ट कांग्रेसियों का होता है। तो ये जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता होता है वो बड़ी आसानी से टूट करके कांग्रेस में मिलने लगता है। अब लगातार जब कम्युनिस्ट कार्यकर्ता को दिखने लगे अचानक से कि इतने सालों से जो हम व्यवस्था देख रहे थे, पिछले 20 सालों से जो व्यवस्था हम देख रहे थे, उसमें यह था कि एक ही परिवार का जो है आदमी, वही आदमी नेता बन सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई कम्युनिस्ट जो कैडर में जिसको नीचे से दरी बिछाने वाला जो था उसको कभी टिकट मिल जाएगा, जैसा कि भाजपा में होता है, जैसा कि और भी कुछ पार्टियों में होता है कि बिल्कुल नीचे से कैंडिडेट को उठाया और उसको टिकट दे करके चुनाव लड़वा दिया। तो ये चीज कांग्रेस में बंद हो चुकी थी, 100% परिवारवाद था। ठीक है। तो ये जो परिवारवाद जैसे ही हटता हुआ दिखा कैडर को, जो नीचे का कार्यकर्ता है उसको दिखने लगा कि ये कृष्णा अल्लावरू जो है ये आता है और आकर के क्या करता है, तो ये सबसे नीचे वाला जो कार्यकर्ता है उससे जाता है, मिलता है, हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, जो टूटी फूटी हिंदी बोल रहा होता है, मतलब जो बिहार में जैसी हिंदी चलती है वैसी हिंदी तो कृष्णा अल्लावरू बोलते नहीं। तो वो जैसी हिंदी हो पाती है वैसी हिंदी में बात करता है, लेकिन खुल के बात करता है और साफ साफ बात करता है कि भैया तुमसे ये काम अपेक्षित है और यहाँ पे अपेक्षित है, इस इलाके में तुम्हारी जान पहचान क्या है बताओ, इस इलाके में तुम्हारा क्या आकलन है ये बताओ। ठीक है। तो वहां जब बातचीत करने लगते हैं ये, तो अचानक हाँ। से कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो बढ़ जाता है और हर कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को पहचानता है। अच्छा। एक ही एरिया है तो कोई दूसरे को पहचानता नहीं है, ऐसा नहीं है। आप पत्रकारों में भी जैसा देखते हैं कि भाई अगर दैनिक जागरण में काम करने वाला है तो हिंदुस्तान में काम करने वाले को तो पहचानता ही है, सेम रैंक पे जो भी होगा वो एक दूसरे को पहचानते रहते हैं। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है, एक दूसरे को पहचानते रहते हैं, बैठकों में या कहीं मीटिंग्स वगैरह में मुलाकात होती है तो दुआ सलाम की स्थिति भी है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो कम्युनिस्ट और आरजेडी वाला कार्यकर्ता जो पहले सिर्फ अपनी पार्टी का होता था, अब उसको जब दिखने लगा है कि भैया कांग्रेस में भी मेरी जगह हो सकती है, मेरी जगह बन सकती है, प्रशांत किशोर के पास से मेरे पास पैसे आ सकते हैं, तो वो इधर उधर फूटने लगा है। अब जब मान लीजिए कि प्रशांत किशोर सीधे पैसे का ऑफर देंगे और कांग्रेस कहेगी कि विचारधारा का ऑफर हमारे पास है, तो वाह, कांग्रेस और अब विचारधारा इनसे अच्छा लगा सुन के, बड़ा अच्छा लगा सुन के। इसमें और ये भी अच्छा लगा आनंद भाई कि बिहार में कम्युनिस्ट अभी भी जिंदा हैं और आप बार बार कह रहे हैं देखिए कम्युनिस्ट लाख कम्युनिस्ट लाख कम्युनिस्ट। लाख लालू यादव ने पूरा पूरा कुचल दिया था। अगर हाँ, आप देखेंगे, थोड़ा सा इतिहास देखेंगे चलिए हम उस तो इतिहास पे नहीं 90 जाते हैं। मैं हाँ वर्तमान 90 पे रहना 90 चाहता हूँ। 95 के दौर में पूरी तरह कुचल दिया था। मैं नहीं जाता लेकिन हूँ मैं नहीं जाता कैडर हूँ जो है इतिहास नीचे पे। वाला वो अभी भी है। आनंद जी मैं इतिहास पे नहीं जाता हूँ। अब यहाँ पर साफ हो गया है कि कांग्रेस एक अलग दुकान अपना खोल के बैठ रही है बिहार में। प्रशांत किशोर ने ठीक ठाक दुकान खोल ली है, बोहनी भी इन्होंने कर लिया है। अगर 5 सीटों के उपचुनाव देख लें तो 2-3 जगहों पर उन्होंने सीधे सीधे आरजेडी को हराया है। एक जगह तो 17,000 वोट लेके चले गए, 21,000 मेरे ख्याल से वोट वो लेके चले गए। बेलागंज। हाँ, बेला में। तो ये तमाम चीजें हैं, यानी कि एक दुकान और खुल गई है। अब सवाल ये आता है कि 2025 का आपका विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जी जी जो एनडीए पक्ष है, यानी जेडीयू और बीजेपी, इसका जो वोटर है वो तो इंटैक्ट है, वो तो कहीं जा नहीं रहा है। भगदड़ मची है सामने। भगदड़ अब वहां पर जो मची है, तो हमने दिल्ली में देखा सर, दिल्ली में केवल 2% का ही अंतर रहा, यानी 2%, 2 से 2.5 या 3% या 4% ही कह लीजिए। बीजेपी जैसे ही वोट शेयर अपना बढ़ाती है और वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जब बंटवारा होता है तो क्या रिजल्ट रहा, ये दिल्ली में हमने देख लिया है। बिहार में आप यही होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अब जो कुछ भी बंटवारा होगा वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी जैसा काडर, और आप कह रहे हैं कम्युनिस्ट, ये जा रहा है प्रशांत किशोर के पास, जो मेरे पास फीडबैक है। लालू यादव
अपनी केवल और केवल वोट बैंक में कमी देख रहे हैं, क्योंकि वहां से कांग्रेस के पास जो भी जाएगा आरजेडी के से ही जाएगा, प्रशांत किशोर के पास जो भी वोट जाएगा वो आरजेडी से जाएगा। ऐसे में कांग्रेस ये कहती है कि जब हम लोग चुनाव लड़ लेंगे तब फिर मुख्यमंत्री फेस पर बात होगा। तो क्या कांग्रेस वहां पर गेम लगा रही है और अकेले खड़े होने की तैयारी है? और यहां पर कांग्रेस को ये भी एक तरह से दिखाई दे रहा है कि जैसे दिल्ली में कि भले बीजेपी की सरकार बन जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तो चलेंगे अकेले। बिहार में भी यही दिल्ली मॉडल रिपीट होते हुए आप देख रहे हैं। देखिए, बिहार में जो मॉडल रिपीट हो रहा है उसको एक बार फिर से आपको थोड़ा सा मतलब साल भर पीछे जाकर के फिर से देखना पड़ेगा कि और क्या क्या हुआ इस बीच में। इस बीच में एक और जो बड़ी घटना हुई थी वो ये हुई थी कि कई अपराधकर्मी जो बहुत लंबे समय से बहुत जघन्य अपराधों में जेल में बंद थे उनको छोड़ दिया गया था चुनाव के वक्त, ताकि वो जाति के आधार पर जो वोट बैंक होता है उसको प्रभावित कर सके। और ये लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव क्रिमिनल्स जो थे वो थे, मतलब जेल में बैठ करके भी ये लोग जो है चुनाव को प्रभावित करते थे, ऐसे लोग थे। इन सबको करीब 20-22 को छोड़ा गया था। तो इसमें एक नाम तो आपको सुनाई देता है क्योंकि वो आनंद मोहन सिंह थे, और वो चूंकि उनका बेटा जो था आरजेडी का हुआ करता था, और बाद में जो है वो अब भाजपा के तरफ से जाकर के जो है वो चुनाव लड़के और आरजेडी का नुकसान कर देता है। तो एक आनंद मोहन सिंह का नाम तो आपको सुनाई दिया, लेकिन बाकी जो थे उनका नाम आपको सुनाई नहीं दिया। अब ये जो 20-22 थे ना, ये 20-22 ऐसे थे जो सबके सब राजद के समर्थक हुआ करते थे। अब कांग्रेस ने मार दिया यहां पर सेंध कि भैया तुम जो इतने साल से जेल में बंद रहे, तुम्हारा तो कुछ किया नहीं, कोई मदद तुम्हारी की नहीं आरजेडी ने, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो जैसे ये इधर घुसने लगे और कार्यकर्ता वहां भी छूटने लगे, तो अब आरजेडी के लिए स्थिति जो है वो बहुत ही गंभीर है। प्रशांत किशोर जब तक कैंडिडेट्स ले जा रहे थे, तो प्रशांत किशोर जिन लोगों को ले जा रहे थे वो बेचारा पॉलिटिकली एक्टिव कैंडिडेट है, वो राजनीतिक रूप से एक्टिव है, लेकिन वो वोटों को धमका करके या हथियारों के जोर पर जो है वो चुनाव को प्रभावित कर सके, ऐसा कैंडिडेट नहीं है। अब जो कांग्रेस ले जा रही है वो ऐसे लोगों को ले जा रही है जो कि राजनीतिक रूप से सक्रिय थे और आपराधिक छवि के हैं, और इससे जो राजद का बेसिक जमीनी स्तर पे जो राजद को जिस चीज के लिए पहचाना जाता है कि भाई ये लठैती करके मेरा काम करवा देगा, मतलब जैसे अगर कार्यकर्ता अपना कोई काम करवाने गया कि मुझे ये ठेका दिलवा दो या मेरे बिजली के बिल में इतना पैसा माफ करवा दो, तो ये काम करवाने वाली जो कैपेसिटी रखने वाला आदमी था उसको फोड़ करके ले जा रही है कांग्रेस। ठीक बात है, उसको खोल के कांग्रेस ले जा रही है। एक चीज, उसको खोल के कांग्रेस ले जा रही है, इसका मतलब बिहार में अब भी कट्टा, गोली, बंदूक और बम की बदौलत वोट लिए जाते हैं, और ये भी राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। एक तो ये नकारात्मक चीज आई और इसको कांग्रेस अपना हथियार बना रही है, ये तो मतलब वाह भाई वाह, इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। ऐसे में ये तो साफ है कि जो कुछ भी घटना है वो आरजेडी का घटना है, जो कुछ भी कद कांग्रेस का बनना है आरजेडी के घटने की कीमत पर बनना है, जो कुछ भी ताकत प्रशांत किशोर की उभरनी है बिहार में वो भी आरजेडी की ही घटी हुई ताकत के जमीन पर बनना है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जब तक एक साथ है, यानी एनडीए के साथ हैं, एनडीए में है, तब तक इनका जो वोटर है वो इंटैक्ट है। इसलिए बड़ा रोचक हो जाएगा कि कौन कितनी रोटियां बांट के ले जाएगा, और जाएगा सब कुछ लालू खानदान से और लालू के ही वोट बैंक से, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अब कांग्रेस की स्ट्रेटजी इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है आनंद भाई, कि कांग्रेस एक स्टेट के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरा स्टेट एकला चलो रे। अखिलेश यादव भी यहाँ यूपी में हड़के हुए हैं, बहुत कायदे से हड़के हुए हैं। मायावती अलग हड़का रही है, वो कह रही है हम एक थर्ड फ्रंट के रूप में आएंगे। एक तरफ राहुल गांधी ने कहा कि अगर बुआ जी हमारे साथ रही होती तो हम 19 में जो है वो एकदम चद्दर फाड़ दिए होते यूपी में। मायावती ने तुरंत अपने भतीजों को निकाल के बाहर कर दिया। तो कुल मिला के कांग्रेस ये जान चुकी है कि उसको अपना वोट बैंक पुराना वाला लाना है। मुसलमानों के लिए वो कह रही है हम मुस्लिम लीग हैं, और इसी के साथ जो ये क्षेत्रीय पार्टियां उसका वोट बैंक लेके अपने अपने गढ़ को बना लिया था, चाहे यूपी में सपा हो, बसपा हो, आपके यहाँ आरजेडी हो, और बाकी ऐसी तमाम पार्टियां हैं। कांग्रेस कह रही है कुछ नहीं भैया, हमारा सामान हमें वापस दे दो, क्योंकि राहुल गांधी के लिए यात्रा 2029 की है। एक दो स्टेट में
कांग्रेस पार्टी हार जाए, कांग्रेस का गठबंधन हार जाए, भाजपा की सरकार बन जाए, इससे कम से कम राहुल गांधी को अब कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। दिल्ली उसका उदाहरण है। दर्शकों, 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव तक हम चुनावी चकल्लस बिहार पर ऐसे ही क्रमवार जारी रखेंगे। आनंद जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब देखते हैं बिहार का ऊंट यानी आरजेडी वाला, विपक्ष वाला, वो किस करवट बैठता है। अब बिहार और ऊंट का कॉम्बिनेशन क्या है, हम आगे आनंद जी से बात करेंगे। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।